we are going to now start a very interesting chapter, and this is in your economics, और ये आपका जो है सबसे लास्ट चैप्टर है as per your syllabus. पहली चीज. सेकेंडली, दिस चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत अच्छा चैप्टर है ये. एंड एज पर द बोर्ड्स, अभी जो सीबीएसई का जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपका जो है ये सिलेबस, ये जो चैप्टर है, दिस इज नॉट फुल कंप्लीट सिलेबस नहीं आने वाला है. ओनली what is globalization and what are the factors that if enabled globalization, बस इतना ही आएगा. ये जो बाकी नीचे ये वाले सारी जो चीजें हैं, WTO, ये स्टेप्स टू अट्रैक्ट, मतलब की इम्पैक्ट्स, ये सब कुछ आपके पेपर में अब नहीं आएगा. तो यू हैव अ वेरी स्मॉल पोर्शन फ्रॉम दिस चैप्टर. ग्लोबलाइजेशन मतलब अगर मैं कहूं, सिंस आई वॉज बॉर्न, मैं पैदा हुई और आज अब तक, I can say that I have seen globalization with my eyes. आपके जितने पेरेंट्स हैं, सबके पेरेंट्स से आप लोग पूछिएगा, they would tell that they are the one who have actually seen globalization. तो अब क्वेश्चन आता है कि मैम, ग्लोबलाइजेशन क्या कोई चिड़िया है जिसको आपने देखा था? नो, नॉट एट ऑल. नाउ लेट मी गो टू द, थोड़ा सा मैं बैक में जाऊंगी स्टोरी को आपको समझाने के लिए. इफ यू आस्क योर फादर, ग्रैंडफादर, अगर आपके दादा दादी, नाना नानी कोई हो, एंड उनसे आप पूछिए कि आपके टाइम में, मतलब उनके टाइम में व्हेन दे वर यंग, कैसे होता था. मतलब अगर उनको कहीं जाना होता था, से उनको यहाँ से दिल्ली से दे हैव टू गो टू एनी प्लेस, वो कैसे जाते थे. अगर उनको मूवी देखनी होती थी तो वो मूवी कैसे देखते थे. उनको किसी को न्यूज देना है, खबर देनी है, तो वो कैसे खबर देते थे. और वो लोग आपको बताएंगे कि उनके टाइम में अगर उनको कहीं जाना होता था तो देर वर ईदर उनको पैदल 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 जाना है, बहुत दूर लोग वो लोग नहीं जाते थे. और अगर उनको दूर जाना है तो दे यूज टू हैव द बस सर्विस, जो अपने टाइम से आती थी और अपने टाइम से जाती थी. ऐसा नहीं कि आप बस स्टॉप पर कभी भी खड़े हुए और कोई भी बस आ गई, ऐसा नहीं होता था. अगर 7:45 की बस होगी और वो 7:46 वहां पहुंचेंगे तो बस उनको छोड़कर चली जाएगी. माय फादर used to travel by bus many times. He used to have the scooter also, but बस से जाते थे. और 8:05 पर उनकी बस होती थी. और आप मानोगे नहीं, बिकॉज मैं छोटी थी लेकिन मुझे इतना तो मेरे को भी पता है, पापा खाना ऐसे खाते थे, बिल्कुल उबलता हुआ खाना होता था, मम्मी डालती थी, एंड ही वुड बी 8:05 की, एंड इफ खाना मतलब जैसा बना होगा ना वो मुंह में डाल के भागते थे. बिकॉज 8:05 के बाद डायरेक्टली 8:30 पे ही बस होगी, और 8:30 वाली बस यानी कि उनके ऑफिस पहुंचते पहुंचते 9:30 बज जाएगा. दैट वॉज द पीरियड. अगर उनको अपने शहर छोड़कर दूसरे शहर जाना होता था तो देर वॉज, नॉर्मल लोगों के लिए एक ही मोड था और वो था ट्रेन सर्विस. एरोप्लेन वॉज नॉट जैसे अब है. एरोप्लेन्स होती थी ओनली इंडियन एयरलाइंस एंड आपका जो एयर इंडिया होता था. इंडियन एयरलाइंस वॉज जो इंडिया के अंदर जितने भी मेजर शहर हैं सभी शहरों के लिए आपके प्लेन्स नहीं थे. दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, चेन्नई, इन्हीं मतलब यही, कलकत्ता, यही होते थे. बाकी के लिए आपको उस जगह जाकर वहां से बस पकड़ के जाना पड़ता था. यू नेवर हैड द डायरेक्ट प्लेन्स. और प्लेन सर्विस इतनी कॉस्टली थी कि कॉमन आदमी उसको कभी अफोर्ड नहीं कर सकता था. और ट्रेन होती थी जो, टेक्नोलॉजी नहीं थी ट्रेन में. तो ट्रेन नॉर्मली आपकी जो है या तो डीजल इंजन होते थे या कोयले की इंजन होती थी. तो वो हम लोग हिंदी में बात करते ना, तो वो ऐसे ही चलती थी. इट यूज टू गो इन दैट मैनर. आज शुरू हुई
तो 3-4 दिन बाद तो आप पहुंच ही जाते थे जहां पर भी जाना। और भगवान की दया से अगर बीच में कुछ हो गया तो देयर वॉज नो मोबाइल सर्विसेज और नो फोन सर्विस। फोन पता कैसे होती थी? फोन होता था जैसे मुझे किसी को फोन करना है, सम अदर शहर में रहता बंदा, तो मुझे पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा या पुलिस स्टेशन। वहां जाकर हम लोग बुक करते थे ट्रंक कॉल। ट्रंक कॉल। और वो ट्रंक कॉल में पता है कैसे बात करनी होती थी? जैसे हम चिल्ला रहे हैं, हेलो मैं बात कर रही हूँ दिल्ली से। द वॉइस, द कम्युनिकेशन, द टेक्नोलॉजी वॉज वेरी पुअर। और वो बुकिंग भी कैसे होती थी? अगर मुझे अर्जेंट में करना वो अलग बात है, अगर मुझे ट्रंक कॉल बुक करना मुझे 2 दिन पहले बुक करना पड़ेगा। फिर मैंने अपने पोस्ट ऑफिस में कर दिया। जिस जगह पे मैं कर रही हूँ उनके घर में भी फोन नहीं होगा, तो उनके पोस्ट ऑफिस में मैसेज जाएगा कि भाई रमा नाम की बंदी आपको कॉल करेगी, आपको कल 4 बजे यहाँ पहुंचना है। वो इंसान 4 बजे वहां पहुंच गया, ट्रंक कॉल लग गया, तो बातचीत होती थी। एंड द कॉस्ट वॉज एग्जॉरिबेंट। मतलब इतना महंगा होता था। 1 मिनट के लिए आपको 100 रुपए देने पड़ते थे उस जमाने में। 1 मिनट के लिए। दैट वॉज हाउ थिंग्स यूज टू गो। और किसी को कोई पैसे वाला बंदा होता था तो उसके पास 2 तरीके की गाड़ी होती थी। एक होता था एम्बेसडर, अभी आपकी बुक में ये सब कुछ है। फियट, जो घर में लॉयर्स, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, मतलब जो लोग इस पोजीशन में होते थे उनके पास फियट वगैरह होती थी। और जो लोग गवर्नमेंट ऑफिसेस में काम करते थे उनको एम्बेसडर मिलता। दीज वर द टू व्हीकल्स विच वर देयर ऑन द रोड। नहीं तो बस चलती थी, या फिर उस जमाने में एक अलग तरीके की एक प्राणी चलता था जिसको हम बोलते थे फटफट। दैट फटफट वाज लाइक अ मोटर बाइक जिसमें 6 सीट होते थे, और वो टप 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 आवाज करते हुए जाते थे। दैट वाज द एंटायर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मूवी देखनी है तो पहले मूवीज आपके थिएटर में लगते होंगे, तो उसके पोस्टर्स होते थे, उसे देखकर हमें पता लगता था मूवी आ गई। और दूरदर्शन में सिर्फ 2 दिन मूवी आती थी, एक सैटरडे को और एक संडे को। सैटरडे को आपके पुरानी मूवीज आती थी, मतलब उस जमाने से पुरानी। और जो न्यू मूवीज होती थी, जो हिट नहीं होती थी, जो पिट जाती थी, वो मूवी संडे को आती। दैट वाज एंटरटेनमेंट। मंडे को कोई टीवी प्रोग्राम नहीं होता था। ट्यूसडे को हम लोग आता था। वेडनेसडे को चित्रहार आता था, गाने पुराने नए सब मिलके। थर्सडे को एक सीरियल आता था जिसमें ये जो आप स्टोरीज पढ़ते हो ना अपने इंग्लिश में, बड़े बड़े राइटर्स के, वो। फ्राइडे को फिर चित्रहार आता था, सिर्फ नए गाने आते थे। दैट वाज हाउ एंटरटेनमेंट वाज देयर। वंस इट हैपेंड कि आई वाज वेरी स्मॉल, मेरे ख्याल में 1.5-2 साल की थी मैं। एंड माई मदर वॉज गोइंग फ्रॉम हेयर टू चेन्नई, क्योंकि नाना नानी वहीं रहते थे, तो मम्मी छुट्टियों में वहां चली जाती थी। एंड आई थिंक आई हैव शेयर दिस स्टोरी अर्लियर ऑल्सो आप लोगों के साथ। हम लोग यहाँ से गए, तो यहाँ से मद्रास जाने का जो सफर होता था 48 आवर्स। यानी आज आप चल पड़े तो 2 दिन बाद आप पहुंचते थे। एंड केटरिंग जैसे अभी खाना मिलता हम लोगों को, ऐसा नहीं मिलता था। इट वॉज वेरी कॉस्टली। एंड खाना नहीं मिलता था, वहां में डाइनिंग हॉल होती थी। दैट वॉज ओनली फॉर द पीपल हु वर इन द फर्स्ट क्लास, एसी तो होता ही नहीं था। तो डाइनिंग हॉल में जाकर खाना खाना वॉज नॉट सो इजी। तो लोग अपने घर 2 दिन का खाना पैक करके लेकर जाते थे, सुबह का, दिन का, रात का, और ऐसा खाना पैक करते थे जो खराब ना हो जाए। या फिर किसी स्टेशन में रुका तो आप वहां से खाना ले सकते हो। नाउ एंड पानी यहाँ से हम भर के लेकर जाते थे मम्मी। दैट इज, उसको कहते थे सुराही, होता है ना जो पॉट, वो। एंड बीच बीच में पानी भरना होता था। दैट वाज द पीरियड हाउ द थिंग्स मूव। एंड वंस इट हैपेंड कि
मम्मी मुझे लेकर जा रही थी, माई सिस्टर वॉज नॉट बॉर्न एट दैट टाइम। तो मतलब मेरी बड़ी तारीफ करते हैं सब लोग उसकी बड़ी। आई वॉज वेरी स्मॉल। तो हमारी जो ट्रेन थी, इंजन और इंजन के दो डब्बे चले गए आगे, और जो हमारे डब्बे से जो जुड़ा हुआ जो था वो हट गया, एंड वी वर स्टक इन द मिड ऑफ सम जंगल। थोड़ी देर के लिए तो लोगों को लगा वैसे ही गाड़ी रुकती थी, क्योंकि जीटी का तो मानना ही था, ऐसा था कि भाई वो 2-3 घंटे तो लेट चलेगी ही चलेगी। लेकिन जब 2-3 घंटे बाद भी ट्रेन नहीं चली, लोग नीचे उतर के देखा तो पता लगा ट्रेन का डब्बा तो आगे चला गया, हमारा हम और हमारे पीछे वाले डब्बे रह गए। अब एक्सीडेंट भी हो सकता है क्योंकि पटरी पे खड़ी है। एंड दैट वाज नॉट अ ट्रेन, दैट वाज नॉट द टाइम ऑफ मोबाइल्स, फोन। अब गाड़ी कहाँ चली गई, गाड़ी वाले को भी नहीं पता था, हम लोगों को भी नहीं पता था। और ऐसे करते हुए पूरा एक दिन चला गया। जब गाड़ी वो वाली मतलब स्टेशन पे वहां पे पहुंचे और उन्होंने देखा कि पीछे का नहीं है, तो नाउ दे हैड टू सेंड अ इंजन जो हमारी बोगियों को लेकर जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि इट वॉज मोर देन 24 आवर्स, पानी नहीं था, खाना नहीं था। एंड माई मॉम टेल्स मी दैट एवरी वन इन द बोगी वॉज प्रेजिंग कि इतनी छोटी सी बच्ची ना रो रही है ना कुछ है, बैठी हुई थी चुपचाप। वहां पर इन चेन्नई, जब मम्मी को लेने के लिए, मम्मी छोटी थी, मम्मी वॉज वेनली 18-20 ईयर्स की थी, तो मम्मी को लेने के लिए सब लोग पहुंचे और पता लगा कि मम्मी आई नहीं है, डब्बा छूट गया। एंड माई नानी, माई नाना जी, एवरीवन थॉट हम गए ऊपर। और वो मम्मी की फोटो रखकर पड़ोसियों को बुलाकर रो रो से रो रही थी। एंड देन एक मतलब कि इंजन को भेजा गया, एंड आफ्टर 2 days वी रीच चेन्नई। This was how life used to be before the period of globalization. You ask your mother, father, your grandparents, and they will be able to tell you. You will not be finding. उस वक्त में आपके पास सिर्फ दो ही गाड़ियां होती थी, और वो होता था आपका एम्बेसडर या फिएट। देन एक टाइम आया अराउंड 1990, जब इंडिया में इकोनॉमी में कुछ चेंजेस की। उस वक्त हमारे जो मतलब कि वो थे फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह, एंड आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर वाज पीवी नरसिम्हा राव। इंडिया में कुछ इकोनॉमी के अंदर चेंजेस करने थे। एंड जब चेंजेस किए तो वर्ल्ड बैंक ने कहा, वर्ल्ड बैंक टोल्ड दैट यू नीड टू चेंज द इकोनॉमिक सिस्टम। पहले हमारे यहाँ पर वी वर नॉट अलाउड टू गेट द थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड। मतलब आप बाहर, फॉरेन से चीजें नहीं मिलती थी। अगर फॉरेन से कोई चीजें खरीदनी होती थी तो उसके दाम होते थे आसमान से भी ऊंचे। लाइक आज आप जो हो ब्रोकली खा रहे हो या फिर कॉर्न्स खा रहे हो, दे आर ऑल इम्पोर्टेड बट स्टिल दे यू गेट इट। लेकिन उस वक्त में ऐसा नहीं होता था। और इस वजह से क्या था कि लोग फॉरेन प्रोडक्ट्स को देखकर वो लोग सोचते थे वाह, ऐसे करते थे। वो इंस्टा में आजकल वो एक चल रहा है ना, रील, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाह, वैसा सबको बड़ा मतलब कि लगता था फॉरेन गुड्स बहुत अच्छे होते। दैट वाज टिल 1990। बट 1990 में इंडिया को कुछ इकोनॉमिक चेंजेस करने पड़े, जिनको हम बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। हमें अपने इकोनॉमी में कुछ चेंजेस करने पड़े, और वो जो मेजर चेंजेस थे वो थे एलपीजी। एलपीजी। नाउ ये जो एलपीजी है बेटा, इसको आप अपने सिलेंडर मत समझना। एलपीजी इज नॉट द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यहां पर एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। यानी कि हमारे पहले इंडिया ने फॉरेन कंपनीज के साथ बिजनेस करने के लिए कुछ ट्रेड बैरियर्स डाल रखे थे
कि भाई सारे के सारी चीजें एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, सारी की सारी चीजें हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो वो जो मतलब कि बैरियर्स थे उनको रिमूव करना होता है लिबरलाइजेशन। पहले जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज थी, मैक्सिमम इंडस्ट्रीज जो है वो गवर्नमेंट उसको ओन करती थी, बट बाद में बड़े बड़े आपके कैपिटलिस्ट लाइक आज हमारे रिलायंस के हैं या ऐसे प्राइवेट को दे दिया गया। दैट इज कॉल्ड एज प्राइवेटाइजेशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका है ग्लोबलाइजेशन, यानी कि जो ग्लोबल कंपनीज है, एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, मल्टीनेशनल कंपनीज, उनको परमिशन दिया कि वो इंडिया में आकर अपने बिजनेस को सेट कर सकते हैं, या इंडिया में कोई बिजनेस है तो उसको खरीद सकते हैं, उनके साथ बिजनेस कर सकते हैं। एंड दैट इज व्हाट आवर चैप्टर इज, विच इज कॉल्ड एज ग्लोबलाइजेशन। एंड ये वो पीरियड था क्लास 10, जब इंडिया के अंदर पहला आपका जॉइंट वेंचर आया था, मारुति एंड सुजुकी। मारुति वॉज एन इंडियन कंपनी एंड सुजुकी एज जापानीज, और उन्होंने हमारे इंडिया में पहली बार स्मॉल कार्स बनाए थे जिनको हम मारुति 800 कहते हैं। एंड दैट वाज हाउ नॉर्मल पीपल स्टार्टेड बाइंग द कार्स। एंड इंडिया के अंदर कार्स के जो अलग अलग मॉडल्स हैं आज, एवरी वन ऑफ अस, ईच वन ऑफ अस हैज अ कार, कहीं ना कहीं होता, बट दिस वाज हाउ इट स्टार्टेड। उससे पहले नॉर्मल इंसान कार या मोबाइल खरीदने के सपने भी नहीं देखता था, बिकॉज एवरीथिंग वाज वेरी कॉस्टली। अब एमएनसीज जो थी, व्हाट डू दे डू इज, एमएनसीज होती हैं आपके बड़ी बड़ी कंपनीज, बहुत पैसा होता है इनके पास, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसा। ये लोग पहले, जैसे फोर्ड है, आपका जो कंपनी है फोर्ड, ये फोर्ड जो है इट्स एन यूएसए बेस्ड कंपनी। तो पहले ये लोग अपने जो कार्स हैं दे यूज टू मैन्युफैक्चर इन यूएस। तो अगर यूएस से वो कार हम यहाँ लेकर आते थे तो उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता था। But now they started setting up their factories and offices in the area जहां उनको cheap labor, उनको जमीन, उनको इलेक्ट्रिसिटी सब करने लगा। इससे डबल फायदा हो गया। जब उन्होंने इंडिया जैसी कंट्री में दे स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग, तो हम लोगों को भी वो सामान मिलने लग गया एंड उनको सस्ता पड़ता था। इफ दे मैन्युफैक्चर दैट प्रोडक्ट इन यूएस, तो दैट वाज वेरी कॉस्टली, बट इफ दे मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट इन इंडिया, चाइना, थाईलैंड, वियतनाम, तो उनको वो बहुत सस्ता पड़ता था एंड दे कुड सेल इट अक्रॉस ऑल द वर्ल्ड। वो दुनिया के हर कोने में बेच सकते थे। पहले तो वो सिर्फ यूएस या यूएस जैसे कंट्री में बेचते थे, बट नाउ दे वर एबल टू सेल। दिस इज हाउ आपके मोबाइल फोन्स, आपके क्रेडिट कार्ड्स आए हमारे पास। नाउ एमएनसीज जो होती हैं, दे सेट अप देयर कंपनीज जहां मार्केट पास में हो, जहां उनको स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर सस्ते में मिलते हो। दे ऑल्सो, जो गवर्नमेंट है वो उनको फायदे देती हो, लाइक लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट। एंड एनी इन्वेस्टमेंट विच इज मेड बाय एमएनसी इज कॉल्ड एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। दिस इज अ क्वेश्चन, ये आपका एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मतलब कोई भी फॉरेन कंपनी अगर हमारे यहाँ इन्वेस्ट करती है, उसको हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं। नाउ दिस इज योर 3 मार्कर क्वेश्चन। ये आपका जो है 3 मार्कर क्वेश्चन है क्लास 10। हाउ डू एमएनसी सेट अप देयर बिजनेस। मतलब एमएनसी कौन है, बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक आपका व्हाट यू कॉल एज मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड इज a US company, but they have their franchisee all over the world. इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, श्रीलंका में भी है, फ्रांस में भी है, सब जगह पर है। तो हाउ डू दे डू इट।
सबसे पहले दे में हमारे यहाँ पर कोई कंपनी है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उनके साथ वो पार्टनरशिप कर सकते हैं, लाइक मारुति सुजुकी. मारुति वॉज एन इंडियन कंपनी एंड सुजुकी वॉज अ जापानीज कंपनी. हीरो, होंडा. हीरो इज एन इंडियन साइकिल कंपनी. होंडा वॉज अगेन अ फॉरेन कंपनी. तो हीरो, होंडा, टीवीएस सुजुकी, बजाज आलियांस, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ. तो ये जो है दे जॉइन द पार्टनरशिप विथ सम कंपनी जो इंडिया में है. उनके अब जो फॉरेन कंपनी होती है ना, उनके पास होता है पैसा, बहुत पैसा. उनके पास होता है टेक्नोलॉजी, एकदम सोफिस्टिकेटेड, एकदम मॉडर्न. और हम इंडियंस के पास क्या होता है? दिमाग, लेबर, स्किल्स. और इस वजह से, और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो उनको देती है जमीन, लैंड. देन दे गिव इलेक्ट्रिसिटी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, वाटर. उनको फैसिलिटीज देती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाती है उनके लिए, ताकि वो लोग अपने फैक्ट्रीज को यहाँ सेटअप करें. लाइक इन दिल्ली, आप लोगों ने सुना होगा नोएडा. दिस इज इसके अंदर आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं. एंड जो नोएडा है, इट इज एन एक्रोनिम. मतलब ये पहले आपका सिर्फ ओखला था. एंड ओखला वाज एन इंडस्ट्रियल लोकेशन जहां आपके इंडस्ट्रीज थी. बाद में इसके आसपास के जो एरियाज थे उनको खाली कर कर न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाया गया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं नोएडा. और अब नोएडा के साथ बन गया है एडा. अब नोएडा के साथ क्या बन गया है? एडा. और एडा क्या है? यमुना एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी. तो गवर्नमेंट जो है उनको स्पेशल एरियाज देती है, जहां उनको लैंड, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, ये फैसिलिटीज देती है. एंड इस तरीके से वो लोग अपने पैसा और अपने टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं. एंड दे सेट अप देयर इंडस्ट्रीज ओवर हियर. या फिर वो यहाँ पर, ये वाला पेपर में 1 मार्कर में भी आता है आपका बेटा, वो यहाँ पर क्या करते हैं? दे इवन गो फॉर द मोस्ट कॉमन रूट. वो यहाँ पे कोई लोकल कंपनी है उसको खरीद लेते हैं. लाइक हमारे यहाँ पहले एक कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम था परक फूड्स. ये पूरा आपका एनसीईआरटी है बच्चे. परक फूड्स को कारगिल फूड एक अमेरिकन कंपनी है जो आपके ऑयल बनाती है, एडिबल ऑयल. आई थिंक फॉर्चून रिफाइंड है या कुछ है, वो बनाती है. उसको उन्होंने खरीद लिया एंड दे स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया. थर्ड इज दे में, हमारे यहाँ पर आपको पता है कश्मीर, इट्स फेमस फॉर द बैट, जो क्रिकेट के बैट है. मीरठ, मीरठ के अंदर चले जाओ, सचिन तेंदुलकर जी जो बैट लेते हैं वो भी मीरठ में बनता है. लुधियाना चले जाओ, वहां पर आपको जो बॉल्स होते हैं, क्रिकेट के बॉल्स, वॉली बॉल्स, ये सारे बॉल्स घर में बनता है. आपकी बुक में उसकी पिक्चर भी है. दैट पिक्चर इज देयर इन योर बुक. वो लोग घर में बनाते हैं. तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, छोटी कंपनीज को दे गिव द, उनको दे देती है. एंड थ्रू द एक्सपोर्ट हाउसेस, गारमेंट, फुटवियर, स्पोर्ट्स, ये एक्सपोर्ट हाउसेस के थ्रू दूसरे कंट्रीज में जाती है, जहां ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं अपना नाम देकर इन गारमेंट्स को, इन फुटवियर को, इन स्पोर्ट्स आइटम्स को बेचती है. आपको पता है दिल्ली के अंदर सबसे फेमस जगह है आपका गांधीनगर. गांधीनगर, राइट. एंड सेकेंड इज सीलमपुर. दोनों आप लोगों ने सुना होगा. सीलमपुर इज वेरी फेमस फॉर इट्स एंटी एलिमेंट्स. अब सीलमपुर के अंदर अगर आप गलती से कभी चले गए, मैं गई थी एक बार गलती से, वहां पर घर मतलब छोटे छोटे से. एंड वहां पर आप देखोगे कम से कम एक छोटे से एरिया के अंदर ही 10-15 टेलर्स बैठे होंगे. रात को 2 बजे, आई एम टॉकिंग अबाउट नाइट 2 o'clock.
and they will be suing the what you call as jeans. और अगर आप दिन में देखोगे ना तो वहां पर आपको बड़े सारे रिक्शे वाले जो है जीन्स का पूरा ठेला लेते हुए दिखाई देते। यू नो, इंडिया के अंदर गारमेंट फैक्ट्रीज आपके सीलमपुर, गांधीनगर, इन जगहों पर होता है। यहाँ से थ्रू द एक्सपोर्ट हाउसेस दे आर सोल्ड टू फॉरेन कंपनीज, जहां ये जो जीन्स जो हम 200-250 रुपए का होता है, इट इज सोल्ड फॉर 6,000 रुपीज। ये आपकी बुक में है, मैं मार्क करवाऊंगी। आई गेट यू मार्क व्हेन आई एम एंड दस यहां से सस्ती चीजें बनवाते हैं एंड दे सेल इट फॉर प्रॉफिट। लेकिन इससे हमें क्या फायदा मिलता है? हमारे यहाँ जो लोग अनएम्प्लॉयड है उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है। पहले एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो था दैट वाज नॉट, मतलब कि इजी, लेकिन अब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इजी हो चुका है। एंड दस आप कोई भी सामान, वेदर इट इज अ कॉस्मेटिक और इट इज अ मोबाइल और एनीथिंग, आप जो हो यू कैन बाय इट यूनिफॉर्मली एनीवेयर। थोड़ा बहुत फर्क आता है, मतलब अब एप्पल फोन है उसमें थोड़ा बहुत फर्क आता है। पहले तो 100 टाइम्स महंगा होता था, लाइक ब्लैकबेरी इंडिया के अंदर 80,000 का होता था और अमेरिका में 17,000। बट अभी थोड़ा बहुत ही फर्क आता है, ज्यादा नहीं। सो इन दिस मैटर ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो मार्केट्स हैं वो इंटीग्रेट हो गई हैं। मतलब इंटीग्रेट मतलब एक जैसी हैं। यू कैन बाय द सेम प्रोडक्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड फॉर रीजनेबली द सेम प्राइस। सेकेंडली, इंडिया के अंदर जो प्रोड्यूसर्स है नाउ दे आर ऑल्सो एबल टू सेल देयर गुड्स अक्रॉस द वर्ल्ड। पहले तो इंडिया के सामान दूसरी जगहों पे नहीं बिकते थे, कुछ चीजों को छोड़कर, बट नाउ यू कैन सेल इट आउट। तीसरा, हमारे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है। आप जस्ट एक नाम बताओ, मुझे कपड़े खरीदने हैं, देर आर सो मेनी ब्रांड्स। मुझे चश्मा खरीदना है, देर आर सो मेनी ब्रांड्स। मुझे मोबाइल खरीदना, देर आर सो मेनी। तो फॉर द पीपल देर आर नंबर ऑफ चॉइसेस। और इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन ने और भी हमारे जो एज, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, पहले मैंने जो आपको कहानी सुनाई, आज आपको कहीं पर भी जाना हो, यू कैन गो बाय बस, बाय ट्रेन, बाय योर ओन व्हीकल और बाय प्लेन। पहले प्लेन इतने सस्ते नहीं होते थे। टू गो फ्रॉम दिल्ली टू एनी अदर पार्ट इट वाज वेरी कॉस्टली। अब नहीं है, बिकॉज टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पर भी आ चुकी है। नाउ वी आर ऑल्सो हैविंग ऑल दोज टेक्नोलॉजीज। पहले सिर्फ एयर इंडिया था, बट नाउ वी आर हैविंग नंबर ऑफ एयरलाइंस। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पहले किसी के पास में घर में फोन होता था तो बहुत बड़ी बात होती थी, उनके घर में फोन है। आज बच्चों के हाथ में भी मोबाइल्स होते हैं, एंड दैट टू द कॉस्टली वन। इसका मतलब क्या है? हमारी लाइफ, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ गया है एंड हमारी इकोनॉमी भी बढ़ गई है। नाउ मोर पीपल आर एम्प्लॉयड। So this is how globalization has helped us. Now people, यानी कि हम, सामान यानी कि गुड्स, सर्विसेज एंड इवन मनी कैन गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो पहले नहीं था। इफ पहले हम कोई भी, मतलब कि किसी और करेंसी में इफ वी हैड एनीथिंग, हमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता था। बट अब अगर मान लो आप यूएस में रहते हो, यू वांट टू सेंड मनी टू योर पेरेंट्स, आप जाकर फॉरेन एक्सचेंज के काउंटर में पैसा दो, आपके पेरेंट्स के इंडियन करेंसी में आपके पेरेंट्स के पास पहुंच जाएगा। सो इट हैज इम्प्रूव्ड अवर लाइफ। नाउ यही आपका लास्ट है, फैक्टर्स इनेबलिंग ग्लोबलाइजेशन। तो अब जैसे मैंने बोला पहले नहीं था, अब हो गया है। तो कैसे हो गया है? अब कौन सा चमत्कार हो गया है कि अब ग्लोबलाइजेशन इज देयर? फर्स्ट, पहला है द रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। पहले ट्रांसपोर्ट, एज आई सेड, ट्रांसपोर्ट वाज 50 years पहले, ट्रांसपोर्ट वाज टू हाई। आज आप किसी भी सामान को कहीं पर भी, वेदर बाय शिप या बाय एरोप्लेन, यू कैन सेंड
अब आपके ट्रांसपोर्ट के अंदर, आपने मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड जब पढ़ा था, मैंने बताया था पहले मीट जो होता था उसको हम मतलब कि डायरेक्टली भेज नहीं सकते थे, जिंदा एनिमल्स को भेजा जाता था. नाउ वी आर हैविंग टेक्नोलॉजी लाइक रेफ्रिजरेटर्स. आप किसी भी चीज को यू कैन चूज किस तरीके से भेजना है. कंटेनर्स पहले नहीं होते थे, थोड़े थोड़े से सामान जाते थे, बट नाउ वी हैव बिग कंटेनर्स. वी हैव लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक आपके क्रेन वगैरह हैं जो बड़े बड़े सामान को भी अंदर रखवा देते हैं. कॉस्ट आपका कम हो गया है. एंड देन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि हमारा कंप्यूटर आज अपने जगह पर बैठकर वी आर एबल टू स्पीक टू ईच अदर. एसएमएस, ईमेल्स, फैक्स, और मतलब कि वॉइस मेल. आपको कभी भी किसी से भी बात करनी हो, यू कैन चैट ओवर व्हाट्सएप या किसी भी प्लेटफॉर्म से. पहले ऐसा नहीं था. उनकी रात होती थी, हमारा दिन होता था, तो देयर यूज्ड टू बी लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, बट नाउ दैट इज नॉट देयर. And last but not the least is the removal of the barriers by the government, which is called as liberalization. पहले क्या था इंडिया के अंदर, when we were, जब हम लोगों का मतलब कि we got the independence, तब इंडिया was not so rich. इंडिया में hardly we had any what we call as development. There were no people जो रिच थे. एक दो मतलब दो तीन लोग थे मेनली, बट नॉट एवरी वन वॉज रिच. तो गवर्नमेंट चाहती थी दैट इंडियन इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप हो जाए, और इसीलिए सम बैरियर्स वर पुट ऑन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. मतलब हर चीज को आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे, हर चीज को आप इंपोर्ट नहीं कर सकते. एंड इन बैरियर्स को हम बोलते हैं ट्रेड बैरियर. We call such barriers as trade barriers. और गवर्नमेंट कभी भी ट्रेड बैरियर्स डाल सकती है. अभी बीच में डाला था लैपटॉप पर, फिर उसके बाद रिमूव कर दिया था. पहले बीच में भी डाला था दैट लैपटॉप्स विल नॉट बी इम्पोर्टेड, बट अब दोबारा उन्होंने हटा दिया है. अभी गवर्नमेंट ने काफी ट्रेड बैरियर्स डाले हैं, उसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इंडस्ट्री थोड़ा सा स्लम्प हुआ है. तो इट इज अप टू गवर्नमेंट. लेकिन पहले सिर्फ मेडिसिन, इंपॉर्टेंट केमिकल्स एंड कुछ चीजें ही आप इंपोर्ट कर सकते थे. एंड इसीलिए जब आप कोई भी सामान इंपोर्ट करते थे तो उस पर जो टैक्स लगता था, इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी ना. मतलब एक साड़ी जो आप हांगकांग से खरीद रहे हो 100 रुपीज में, वो इंडिया में आकर उसकी कीमत बढ़ जाती थी 350 रुपीज. रीजन? इंपोर्ट ड्यूटी. इंपोर्ट ड्यूटी. इंपोर्टेड साड़ियां अच्छी होती थी, लेकिन उसका जो कीमत होता था ना, जो साड़ी आप 100 रुपीज में इंडिया में खरीदते हो, वो साड़ी 350 रुपए, 450 रुपए की पड़ती थी. एंड वो भी आप डायरेक्टली लेकर नहीं आ सकते थे. देवर सो मेनी बैरियर्स. लाइक हमारे रिलेटिव्स होते थे, वो लोग फॉरेन जाते थे, देवर इन एयर इंडिया, तो वो लोग एक बार साड़ी को पहन के आते थे एज इफ दे मतलब कि दैट इज नॉट अ न्यू न्यू क्लोथ्स पर ज्यादा ड्यूटी होती थी. गोल्ड आप वहां से 100 रुपए का लाए, यहाँ 1000 रुपए का, बट नाउ इट इज नॉट देयर. एंड बाद में जब गवर्नमेंट को लगा कि नाउ इंडियन प्रोड्यूसर्स आर नाउ वेरी कॉम्पिटेंट, दे कैन ऑल्सो compete एट द इंटरनेशनल लेवल, अब वो भी इंटरनेशनल लेवल की चीजें बना सकते हैं, उस वक्त उन्होंने ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया था इन 1991. इन 1991. एंड इस वक्त, एज आई सेड, इट वाज डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड पीवी नरसिम्हा राव वाज द मतलब की प्राइम मिनिस्टर. उस वक्त हमारे न्यू इकोनॉमिकल मतलब की चेंजेस हुए थे. एंड एट दैट टाइम द ट्रेड बैरियर्स वर रिमूव्ड, जिसको हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन. और इन सब की वजह से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड जो आपके टेक्नोलॉजिकल मतलब कि जो आपका इम्प्रूवमेंट था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो इम्प्रूवमेंट था,
इन सब की वजह से नाउ इंडिया या फिर आप कोई भी कंट्री कह लो, दे आर हैविंग द ट्रेड लिंक विथ ऑल द कंट्रीज अक्रॉस वर्ल्ड, एंड दैट इज हाउ आज आप चाहे इंडिया में रहते हो, चाइना में रहते हो, वियतनाम में रहते हो, कहीं पर भी रहते हो, चीजों के जो प्राइजेस होते हैं वो तकरीबन सेम होते हैं, नॉट एग्जैक्टली सेम बट मोर और लेस इज सेम। बट हाँ, ग्लोबलाइजेशन से कुछ नुकसान भी हुआ था। लाइक जब हम छोटे होते थे तो उस जमाने में टॉयज आती थी बड़ी सुंदर सुंदर, एंड द कंपनीज नेम वाज लियो। दे वर वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन दे वर वेरी कॉस्टली, तो आवर पेरेंट्स वुड नॉट अलाउ टू बाय देम। बाद में जब चाइना ने रॉ मटेरियल सस्ते में बेचने शुरू कर दिए और चाइनीज टॉयज इंडिया में आने लगे, आपकी बुक में इसकी फोटो बनी हुई है, चाइनीज टॉयज इंडिया के अंदर आने लगे, तो जो टॉयज पहले 350-400 रुपए की होती थी, अब वो टॉयज 35 या 40 रुपीज में मिल जाती, एंड दे यूज टू लुक वेरी ब्यूटिफुल ऑल्सो। और इस वजह से जो हमारे इंडियन टॉय मार्केट था उसको काफी नुकसान हुआ था, बिकॉज नेचुरल है कि एवरीबडी वॉज नाउ एबल टू बाय द फॉरेन टॉयज। आपके जो ये स्क्रंचीज होती है या जो भी सामान होता है चाइना से आपका सस्ता आने लग गया। एक तरफ इट वॉज वेरी मतलब कि यूजफुल फॉर अस, बिकॉज अब नाउ एवरी वन इज एबल टू बाय एवरीथिंग। ऑन द अदर हैंड, जिन छोटे प्रोड्यूसर, जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स, जो छोटे आपके इंडस्ट्रीज थे, दे हैड फेस्ड लॉट ऑफ लॉस। द रीजन इज कि उनके पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, बट स्टिल बिकॉज ऑफ दिस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन, नाउ हमारी जो इकोनॉमी है, वी आर at par with the global at the global level. So that is the chapter globalization and the factors affecting globalization. आपके according to your syllabus, you have only these two portions, यानी कि आपका globalization, then how do the MNC set up their business, ये, then how the globalization integrates the market, what are the factors that have enabled globalization, technology, container, air transport cost, liberalization, development in IT. बस यही आपका जो है सिलेबस में है. The rest portion right now is not in your syllabus as per CBSE. It's a very short chapter. ये जो आपके सामने notes हैं, they are from the NCERT only. Even if you are opening the NCERT, you will find the same thing, सिर्फ उसमें pictures वगैरह अलग बनी हुई है, बाकी पूरा material यही है. So this is what we call as globalization. In the next class, that's on Tuesday, I'll be completing this chapter along with NCERT, and this chapter will be over. और उसके बाद I think Tuesday के बाद जो Thursday है, we will move towards the assignment section, so that this economics is also complete from all the way. Political science is already over, then economics will also be over for your pre-boards.